विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा खड़दकर आज आपसे इंजीनियरिंग कोर्स और उसकी विभिन्न शाखाओं के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगी। मैं महाराष्ट्र के पुणे शहर से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में गए 23 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रही हूँ। COEP पश्चिमी भारत का सबसे पुराना कॉलेज है। यह 166 साल पुराना है, 166 साल पुराना है। सर विश्वेश्वरैया, जिनका जन्मदिन हम इंजीनियर्स डे करके मनाते हैं 15 सितंबर को, वो भी इसी कॉलेज के विद्यार्थी रह चुके हैं। इस चर्चा में हम इंजीनियरिंग कोर्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रवेश परीक्षा कैसी होती है, 10वीं के बाद किन सब्जेक्ट्स का होना अनिवार्य है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। और दूसरे चरण में हम एक्चुअल इंजीनियरिंग की शाखाएं, उसका अभ्यासक्रम और करियर अपॉर्चुनिटीज़, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए। इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव किसके लिए यूज होता है? डिजाइन, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टूल्स, प्रोसेसेस, इसके लिए होता है। प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स जो इन्हीं विषयों में काम करते हैं, उन्हें इंजीनियर कहा जाता है। इंजीनियरिंग का उपयोग विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि रास्ते बनाना, घर बनाना, कंपनियां बनाना, विमान बनाना, कंप्यूटर्स, कारें, ट्रेन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, छोटी बड़ी मशीनें, वाहनें, मेडिकल डिवाइसेस, एनवायरमेंटल सिस्टम्स, खेती के लिए विभिन्न उपकरण बनाना, सारे वाहनों के लिए जो ईंधन लगता है उस ईंधन का प्यूरिफिकेशन करना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कि छोटे मोटे सेंसर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, ऐसे विभिन्न चीज़ों का निर्माण एक इंजीनियर करता है। इस इंजीनियरिंग अभ्यास के लिए 12वीं के बाद 4 साल का बीटेक, BE, इस पदवी का एक कोर्स होता है। ये कोर्स AICTE के अंतर्गत फ्लोट किया जाता है। अगर आप भारत के उच्च श्रेणी के Tier 1 इंस्टीट्यूट्स में ये प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत में 23 IITs, जिसमें 11,275 छात्र पढ़ सकते हैं। इसके बाद 25 IIITs, जिसमें सिर्फ सर्किट ब्रांचेस के शाखाएं होती है। भारत में 3,435 विद्यार्थी आज तक IIITs में हर साल पढ़ सकते हैं। उसके बाद आती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज या NITs। 31 NITs में 17,870 बच्चे प्रवेश ले सकते हैं।
उसके बाद गवर्नमेंट फंडेड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स पूरे भारत में 23 है। विभिन्न राज्यों में अपने अपने राज्य स्तरीय सरकारी महाविद्यालय भी होते हैं। केंद्र सरकार के अंडर कंट्रोल में 4000 विद्यार्थी पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। इसके बाद अगर विभिन्न राज्यों में इंजीनियरिंग प्रवेश क्षमता मर्यादा देखें तो 5 लाख करीब विद्यार्थी इंजीनियरिंग की शिक्षा हर साल ले सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर का विचार करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 6 बड़े इंस्टीट्यूट्स MIET जम्मू, MBS जम्मू, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू, SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कश्मीर, योगंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू, भार्गवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू। ये 6 महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, IT, मैकेनिकल ऐसे शाखाएं हैं और करीब करीब 2000 बच्चे जम्मू कश्मीर में उनके अपने स्टेट में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको जम्मू कश्मीर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो आपको इस रिजर्वेशन या आरक्षण की परिस्थिति की जानकारी होना भी ज़रूरी है। जैसे ओपन मेरिट 50% आधे सीट्स, रेसिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज दूर दराज के जो अप्रगत इलाके हैं उसमें 20% स्टूडेंट्स को आरक्षण है। SC 8%, ST गुज्जर और बाकेरवाल 6%, शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रॉम करगिल डिस्ट्रिक्ट 2%, डिफेंस में जो काम करते हैं उनके बच्चे वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सोनेल 3%, रेसिडेंट्स ऑफ LOC 3% और अदर स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2%। ऐसा उनका विभाजन है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जम्मू कश्मीर के सभी बच्चे PMSSS कोटा के अंदर इंजीनियरिंग की पढ़ाई जम्मू कश्मीर के बाहर किसी भी राज्य में कर सकते हैं और उस कोटा के लिए अगर आपको आवेदन भरना है तो आपका जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल रहिवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। जो विद्यार्थी 12वीं CBSE या जम्मू कश्मीर बोर्ड फ्रॉम देयर ओन स्टेट पास करते हैं वह विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है। इन स्टूडेंट्स को कंपलसरी अपने स्टेट के बाहर, जम्मू कश्मीर के बाहर ही एडमिशन लेना अनिवार्य है। मिनिमम एज 17 साल, फैमिली इनकम वो जो अपने पूरे फैमिली का आय 6 लाख या उससे कम होनी चाहिए। विद्यार्थी के पास आधार कार्ड का होना ज़रूरी है और 12वीं कक्षा
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश इन विषयों को लेके कम से कम 50% मार्क 12वीं की परीक्षा में मिलना ज़रूरी है। तो ये हुई इंजीनियरिंग कोर्स की एलिजिबिलिटी, पात्रता के लिए जानकारी। अभी हम विभिन्न शाखाओं पे चर्चा करेंगे। प्रमुख शाखाएं इंजीनियरिंग की: सिविल इंजीनियरिंग, जो कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो PMSS के अंदर महाराष्ट्र में आते हैं उनका पहला चॉइस होता है। ये मैंने गए 15 साल में देखा है। सिविल इंजीनियरिंग के वाटर मैनेजमेंट, मरीन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और स्थापत्य सिविल, ये प्रमुख शाखाएं या उपशाखाएं हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यंत्र अभियांत्रिकी, जिसमें मैकेनिकल, प्रोडक्शन, उत्पादन, ऑटोमोबाइल, वाहन विषयक और एरोस्पेस, इन उपशाखाओं का समावेश होता है। तीसरी मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, धातु शास्त्र और पदार्थ विज्ञान। ये शाखा बहुत कम जगह पे उपलब्ध है। मेटलर्जी, पॉलीमर, पिगमेंट, टेक्सटाइल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ये एक गट में आते हैं। उसके बाद पारंपरिक शाखाओं में एक महत्वपूर्ण शाखा है विद्युत अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एवं स्पेस टेक्नोलॉजी, ये शाखाएं अंतर्भूत है। आज की सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स में शाखा जो है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गए 2-3 सालों से ही बहुत नवी शाखा जो इसमें जुड़ गई है वो है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा। तो ये बहुत नई ब्रांचेस है, अभी इनका विकास हो रहा है। इसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें बायोमेडिकल, टिश्यू इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषय आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग शाखा का प्रमुख उद्देश्य अपने देश में मूलभूत सुविधाएं तैयार करना, जैसे कि पुल, पुलिया, रास्ते, राष्ट्रीय महामार्ग, कैनाल्स, बांध, धरण और रहीवास के लिए बिल्डिंग, कारखानों के लिए बिल्डिंग्स बनाना, ये है सिविल इंजीनियरिंग। ये बहुत ही पुरानी और अच्छी तरह से विकसित, पूर्ण रूप से विकसित इंजीनियरिंग ब्रांच है। जहाँ पे नवनिर्माण का काम होता है वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए बड़ा
स्कोप होता है। सिविल इंजीनियरिंग के बाद सिविल इंजीनियरिंग करके आप सरकारी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, रेलवेज, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, मिलिट्री, प्राइवेट सेक्टर में बिल्डिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, बड़े बड़े घरों के निर्माण, ब्रिज निर्माण, बीआरओ में काम कर सकते हो। अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइन मीन्स घर के अंतर्गत सजावट या लैंडस्केपिंग जैसे बड़े बड़े शहर रचनाएं, इसमें अगर रुचि है तो आप सिविल इंजीनियरिंग अवश्य कर सकते हैं। दूसरी शाखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण, इलेक्ट्रिसिटी का वितरण और इलेक्ट्रिसिटी का घर घर में, शहर शहर में, औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरियाज में पहुंचाना, उसका उपयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन विषयों में भी काम करना, टेलीकम्युनिकेशन जैसे कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ये सारे विषय इलेक्ट्रिकल के मुख्य डोमेन में आते हैं। पावर, कंट्रोल ऑफ पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, उपकरणीकरण या इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर और आईटी, इन सभी शाखाओं की मदर ब्रांच विद्युत अभियांत्रिकी है। अगर आप एक विद्युत अभियंता बनते हो तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, रेलवे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, हाउस बिल्डिंग कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ट्रांसफार्मर सबस्टेशन मैनेजर्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड अप्लायंसेस और सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर और आईटी, किसी भी विषय में आगे पढ़ाई कर सकते हो या उपजीविका ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की ही एक उपशाखा है जिसमें विभिन्न होम अप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पीसीबी, पैसिव डिवाइसेस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन विषयों का अभ्यास तथा प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए आपको फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन विषयों में अधिक गति होना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके आप गवर्नमेंट सेक्टर, रेलवेज, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, डिफेंस प्रोडक्शंस जैसे कि रडार, सिग्नल सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन, इन विषयों में काम कर सकते हो। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना है तो आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स,
कंप्यूटर बनाना, मोबाइल फ़ोन्स बनाना, मेडिकल इक्विपमेंट बनाना, कंप्यूटर के लिए या टीवीज़ के लिए पिक्चर ट्यूब्स बनाना, ऐसे विभिन्न प्राइवेट कंपनीज़ में, निजी कंपनियों में काम कर सकते हो। आज के विद्यार्थियों का कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी ये हमेशा से एक स्वप्न रहा है। इसके लिए भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, इन सभी विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स जैसे प्रोडक्ट, सुपर कंप्यूटर्स, सर्किट डिज़ाइन, ये विविध उपशाखाओं में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद जॉब ढूंढना है तो आप बैंकिंग या फाइनेंस में जा सकते हो। डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस सिस्टम, सॉफ्टवेयर सेक्टर कंपनीज, बीपीओ, केपीओ में काम कर सकते हो। हार्डवेयर सेक्टर में जॉब ले सकते हो। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन सकते हो। ऑटोमोबाइल कंपनीज में काम कर सकते हो। होम अप्लायंसेस, सेल्यूलर कम्युनिकेशन, स्पेस क्राफ्ट, सभी विषयों में काम कर सकते हो। हेवी स्टील मैन्युफैक्चरिंग या बड़े अवजड़ उद्योग जिन्हें हम कहते हैं, वो सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे बहुत हद तक निर्भर है। मटेरियल साइंस, फिजिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन अभियांत्रिकी, इन सभी शाखाओं के अलावा मेंटेनेंस, एक बार एक मशीन बना दी तो वो हमेशा से अपने आप काम नहीं करती, कभी कभी बंद भी पड़ जाती है, तो उन्हें शुरू करना, मेंटेन रखना, ये सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्कोप में आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एयर कंडीशनिंग, नॉइज एंड वाइब्रेशन, थर्मल इंजीनियरिंग, ये प्रमुख शाखाएं हैं। वाटरक्राफ्ट्स, रोबोटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, एविएशन इंडस्ट्री, ये मैकेनिकल की नई उपयोगिता सिद्ध हुई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उपयोग करके हम विभिन्न चीज़ों का निर्माण करते हैं जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के डोमेन में आता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में विभिन्न छोटे, मध्यम और बड़े मशीन्स, टूल्स का निर्माण किया जाता है जो वाहन, एविएशन, प्रोडक्शन, हेवी मेटल्स, इन सभी में काम आते हैं। कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जाए, ये ऑप्टिमाइजेशन या पूर्ण रूप से यांत्रिकीकरण, ऑटोमेशन, इन दो चीज़ों का विचार नए सिरे से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया जाता है। मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करके आप पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, डिफेंस के सारे ही आयाम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्राइवेट सेक्टर में ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग, स्पेस क्राफ्ट बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग, मास कंज्यूमर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, इन सारे उत्पादन में जुड़ सकते हो। मेटलर्जी, धातुशास्त्र, ये भारत का स्ट्रॉन्ग पॉइंट गए 4000 साल
से रहा है, लेकिन ये ब्रांच इंजीनियरिंग की इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा तकनीकी विकास, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पूरा एविएशन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम अलॉयज, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलिकॉन धातु और उसके सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंडेंट है। और इसके लिए विविध धातुओं का और अधातुओं का जमीन से निकाल के शुद्ध करना, अलॉय खनिज से धातुक बनाना और उनका उपयोग करना, ये सारे मेटलर्जी के स्कोप में आते हैं। फोर्जिंग, वेल्डिंग, डाई कास्टिंग, ये सारे मेटलर्जी के सब ब्रांचेस है। गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल और हेवी मशीनरी, जड़ उद्योग, डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्राइवेट सेक्टर में ऑटोमोबाइल कंपनीज, शिप बिल्डिंग कंपनीज, ऑटो कंपोनेंट्स, वेल्डिंग, फोर्जिंग, एयरप्लेन इंडस्ट्री, सभी में मेटलर्जिकल इंजीनियर्स लगते हैं। और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अलावा केमिस्ट्री और पदार्थ विज्ञान, रसायन शास्त्र और पदार्थ विज्ञान, इनमें रुचि होना और गति होना आवश्यक है। क्रूड ऑयल या खनिज तेल से डिफरेंट पेट्रोकेमिकल्स अलग करना, उनका उपयोग करना, वाहन के लिए ईंधन के तौर पे, डोमेस्टिक कुकिंग के लिए एलपीजी गैस के तौर पे, डीजल, ट्रेन्स के लिए ईंधन के तौर पे बड़े पैमाने पे यूज़ होते हैं। तो खनिज तेल से ये सारे ईंधन अलग करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका निर्माण करना, उनको शुद्ध करना, और बहुत बड़ा एक जो पार्ट है केमिकल इंजीनियरिंग का, वो है प्लास्टिक, पॉलीमर्स और टेक्सटाइल्स बनाना। रबर, कपड़ा, फूड ग्रेड कंटेनर्स, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सारे केमिकल इंजीनियरिंग के पॉलीमर, पेट्रोकेमिकल, इन ब्रांच के विद्यार्थियों से बनाए गए हैं। नए सिरे से इसमें नैनो टेक्नोलॉजी जुड़ गई है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सस्टेनेबल, सेफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे खनिज तेल या क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स जो है वो बड़ी मात्रा पे हवा में पोल्यूशन करते हैं। तो ये पोल्यूशन कैसे कम किया जाए, ये भी केमिकल इंजीनियरिंग के ही स्कोप में आता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़, सारे फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, एम्यूनिशन, इक्विपमेंट, सेफ्टी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जैसे कि औषधि कंपनियां, इन सारे चीज़ों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। धातु, अधातु, ग्लास, सभी को पॉलीमर ने रिप्लेस कर दिया है। तो पॉलीमर
कैसे बनाए जाते हैं, उनका कस्टमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए कैसे उपयोग होता है, ये सारे विषय पॉलीमर इंजीनियरिंग की स्कोप में आते हैं। उसी का एक उपशाखा है पेंट टेक्नोलॉजी। हम जो सुंदर सुंदर रंग देखते हैं वो कैसे बनाते हैं, इनमें बहुत विविधता है। हम जो घर की दीवारों पे रंग देते हैं, रंग यूज़ करते हैं, वही रंग पॉलीमर्स में नहीं या प्लास्टिक्स में नहीं इस्तेमाल करते, कार पे नहीं इस्तेमाल करते। तो विभिन्न तरह के रंग, फैट्स, ऑयल्स, ये सारे पेंट टेक्नोलॉजी के अंदर, ऑयल एंड फैट टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप टेक्सटाइल, कपड़ा, धागा, डाइंग, उनको रंगना, रिसर्च, डिज़ाइन, इन सभी क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये रिलेटिवली थोड़ी नई ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन डेवलपमेंट, इसके लिए औषध निर्माण के लिए जो मेडिकल इम्प्लांट्स है, आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व्स या हिप बोन जॉइंट्स, इनके लिए कैसे भी काम किया जाता है। तो इंजीनियरिंग के लिए आपको किन प्रमुख विशेषताएं आवश्यक है, ये मैं अभी 1-2 मिनट में आपको बता दूंगी। विद्यार्थियों को फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री विषयों में रुचि होना आवश्यक है। स्टूडेंट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, सिस्टम, आर्किटेक्चर, इंटीग्रेशन और डिज़ाइन में रुचि होना आवश्यक है। उसे विविध विषयों के ज्ञान तथा उसके उपयोग में रुचि होनी चाहिए। टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों अति आवश्यक है। इंजीनियरिंग का कोर्स और उसके बाद जब आप करियर में लग जाओगे, तब मैन्युफैक्चरिंग हो, R&D हो, सभी के लिए कालबद्ध काम करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए समय का सदुपयोग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होना इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक उत्सुकता, क्यूरियोसिटी कि ये कैसे चलता है, ये कैसे बनता है, मैं कैसे उसका उपयोग दूसरी तरह से कर सकता हूँ, अगर ये बंद पड़ा तो मैं क्या खोल के देख सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, ये सारे विषय लेके अपने हाथ से काम करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि आपने जिस विषय में ज्ञान लिया है, आप जिस विषय में काम कर रहे हो, वो काम एथिकली करेक्ट करो या पूर्ण शुद्ध अंतःकरण से करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस थोड़े से समय में मैंने आपको इंजीनियरिंग की विविध शाखाओं की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा है आप सारे स्टूडेंट्स उनसे लाभ उठाएंगे। गवर्नमेंट की जो विभिन्न योजनाएं हैं विद्यार्थियों के लिए, आपके लिए जो जिस प्रकार का आरक्षण उपलब्ध है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप 12वीं के रिजल्ट आने से पहले उसकी जानकारी लें और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। PMSSS के तहत अगर आपको प्रवेश लेना है तो उसके लिए उत्पाद का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र,
जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल, आधार कार्ड की आवश्यकता, इन सारी चीज़ों की तजवीज़ करके रखे। और पीएमएसएसएस और बाकी जो सरकारी योजनाएं हैं जिनके तहत आपको पूरी तरह से ट्यूशन फी वेवर है, पूरी तरह से आपकी ये तकनीकी शिक्षा मुफ्त में हो सकती है। आपकी बाकी सारी आवश्यकताएं जैसे कि हॉस्टल स्टे, खाना पीना और कंप्यूटर या बुक्स के लिए भी सरकारी मदद मिलती है। तो आप इन सारी योजनाओं की ठीक ठीक जानकारी लेके इसका अधिक से अधिक लाभ उठाए, ऐसी मेरी आपसे विनती है। थैंक यू।